अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे पास अब एक स्पर्म और एक एग मिलता है, मतलब एक ज़ायगोट बनता है। तो उसके बाद वो बेसिक सा एक जो सेल है उससे पूरे का पूरा जो वजूद है वो कैसे बन जाता है, कैसे हमारे पास एक सिंपल सेल से एक स्पर्म और एग के मिलने से जिसे कंप्लीट ज़ायगोट की फॉर्म एक सेल बन जाता है, उस सेल से मुकम्मल एक इंसान बन जाता है। उसमें हड्डियाँ भी बन जाती हैं, उसमें गोश्त भी बन जाता है, बाल बन जाते हैं, दांत बन जाते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं। ये सारी चीज़ें आखिर कैसे बनती हैं? तो एक ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार-बार ज़हन में आता है कि यार ये सारा काम जो है वो कैसे हो रहा है? हमारे पास इतने जीन्स हैं तो वो सारे जीन्स एक ही साथ क्यों नहीं एक्टिवेट होते, या एक ही साथ वो सारे सप्रेस क्यों नहीं होते? क्यों जब वो चाहिए होते हैं उस वक़्त वो जीन एक्टिवेट हो जाता है? बाज़ जो सेल्स होते हैं उसमें जैसे बोन फार्मिंग जीन्स हैं, जो बोन को बनाएँगे, जो हड्डी बनाएँगे, वो जीन्स हड्डी ही क्यों बनाएँगे? या वो जीन्स उन सेल्स जो हड्डियों वाले जो सेल्स हैं उनमें वो जो बोन फार्मिंग जीन्स हैं वो ही क्यों एक्टिवेट होते हैं? इसी तरह मसल्स हैं या गोश्त वाले सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, तो उनमें हड्डियों वाला सेल्स क्यों नहीं बनता, उसमें मसल्स वाले ही क्यों बनते हैं? इसी एपिथेलियम के सेल्स हैं, मैदे वाले सेल्स हैं, या मैदा ही क्यों बनता है, मैदे की जगह वहाँ पे कुछ और क्यों नहीं बनता? तो ऐसे क्या मतलब चीज़ें हैं, किस तरह का एक मैकेनिज्म है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, इन सब चीज़ों को रेगुलेट कर रहा होता है? अब इनका जो एक आंसर आता है वो हमारे पास होता है कि जीन रेगुलेशन के जीन रेगुलेट होते हैं। बाज़ सेल्स में कुछ चीज़ एक्टिवेट होंगे, बाज़ में कुछ जीन्स होंगे, इवन टिश्यूज़ के अंदर जहाँ पे सेम तरह के जो सेल्स होते हैं वो मिलके काम करते हैं, उनमें भी डिफरेंट सेल्स डिफरेंट काम कर रहे होते हैं जो कलेक्टिवली एक काम बनाते हैं। तो वो फिर हर सेल में इवन डिफरेंट टाइम्स पे एक ही सेल में एक वक्त में कई जीन्स सप्रेस भी हो रहे होते हैं, कुछ जीन जो है वो रेगुलेट हो रहे होते हैं, वो एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। और अब देखो जीन्स क्या है हमारे पास, देखो जीन से क्या होगा, जीन्स क्या हमारे पास बेसिकली सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। जीन क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है कि डीएनए के अंदर कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा और वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। ऐसा ही है, बिलफर्ज एक जीन है, क्या है हमारे पास जीन। अब वो जीन हमारे पास बनाता है आंखों का कलर, आई कलर बनाता है। क्या बनाता है? आई कलर। अब ये जो आई कलर वाला जीन है, कौन सा वाला? आई कलर वाला जीन। ये आई कलर वाला जीन हमारे हर सेल के अंदर प्रेजेंट है। कोई भी सेल उठा लो तुम, मतलब ये स्किन से कोई सेल उठा लो, कोई मैदे का सेल उठा लो, कोई भी सेल उठा लो बॉडी से, उसमें ये आई कलर वाला जीन जो है वो प्रेजेंट है। तो जब ये वहां प्रेजेंट है तो वहां पे ये आई क्यों नहीं बनाता, ये आई का कलर क्यों नहीं बनाता? आईज में जाके ही ये क्यों क्या होता है? रेगुलेट होता है, एक्सप्रेस होता है। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो इन जीन्स की रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहा होता है? किसको? जीन्स की रेगुलेशन को। ये क्वेश्चन आता है ना जहन में। अभी मैं टॉपिक का नाम नहीं बता रहा कि टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। फिर एक जीन हमें किसी वक्त चाहिए होता है, किसी वक्त नहीं चाहिए होता। अब स्टूडेंट्स के जहन में ये आता है कि सप्रेशन और एक्सप्रेशन होती है, एनहांसिंग होती है, प्रमोशन होती है, सप्रेशन होती है, ये सारा काम होता है। तो उससे कोई जीन जो है वो एक्टिवेट होता है या नहीं होता, वो बात की बात है। कोई जीन है, मेरे पास एक जीन है जिसका सीक्वेंस है ATGCGTA। ये मेरे पास कोई जीन है, ठीक है। कोई जीन है जिसके अंदर हमारे पास एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस बाद में ट्रांसलेट होगा और कोई प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? कोई प्रोटीन बनाएगा। अब असल में बेसिकली जीन एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक प्रोटीन कब चाहिए थे, कोई स्पेसिफिक एंजाइम कब चाहिए होता है, कब उसका रिलीज होना जरूरी होता है, कब उसका स्टॉप होना जरूरी होता है, ये सारी चीजें। अब उसको बनाने के लिए जीन हमारे पास प्रेजेंट है। बिलफर्ज ये प्रोटीन कहीं नहीं चाहिए, क्या करना है? ये प्रोटीन हमें नहीं चाहिए, तो अगर इस प्रोटीन को हमें बंद करवाना है, या तो एक तरीका ये हो सकता है मैं सीक्वेंस को चेंज कर दूं। बिल्कुल इस सी और जी की जगह मैं सिर्फ जी और जी लगा दूं, ठीक है। वो जो सीक्वेंस है वो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। तो इस सीक्वेंस की चेंजिंग की वजह से क्या है, अब वो वाली प्रोटीन नहीं बनेगी क्योंकि उस प्रोटीन का सीक्वेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। एक तो ये तरीका है कि वो प्रोटीन नहीं बनेगी, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि मेरे पास ये जो जीन है म्यूटेट कर गया। क्या कर गया? म्यूटेट कर गया ना, क्योंकि अब इसका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो चुका है। जीन के अंदर, इस जीनोम के अंदर चेंजिंग आ गई है, अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस से होगा। इसको काम को क्या बोलेंगे? अल्टरेशन। क्या है? अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंसेस, डीएनए सीक्वेंसेस। तो ये मतलब ये डीएनए का सीक्वेंस था, एक जीन था, उसमें थोड़ी सी म्यूटेशन हुई, अल्टरेशन हुई, तो उससे उस जीन का जो स्ट्रक्चर है, जो उस जीन का हमारे पास सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। और चेंज इन सीक्वेंस का मतलब है कि उस प्रोटीन की प्रोडक्शन अब नहीं होगी, क्योंकि उसके प्रोटीन के बनने के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस की जरूरत थी। ये तो हो गया। चलो एक बार की अगर बात होती कि हमें मजीद ये प्रोटीन नहीं चाहिए, हमने ये जीन चेंज कर दिया, लेकिन क्या है अगर हमें बिलफर्ज 2 सालों बाद, 2 मिनट बाद या 2 घंटों बाद फिर से उस प्रोटीन की जरूरत हुई, तो क्या दोबारा से हम इसको पुराने वाले फॉर्म में लेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो हमारा जीन म्यूटेट करके फिर हमें प्रोटीन अगले किसी दौर में नहीं मिलेगी।
तो क्या इस तरह की सिचुएशंस में हो गए, या फिर इस समय हमारे पास देखो जो सेल डिफरेंशिएशन के हमारे पास डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है कि किस वक्त कौन से सेल ने, मतलब एक अनडिफरेंशिएटेड मैस होता है हमारे पास, एक ज़ायगोट है वो डिवाइड कर देता है और अनडिफरेंशिएटेड मैस बना देता है हमारे लिए। तो उस अनडिफरेंशिएटेड मैस जो होगा जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, लेकिन उस सेल की अभी पहचान नहीं है कि इस सेल ने क्या बनना है और इस सेल ने क्या बनना है, तो वो बाद में डिफाइन होता है कि अच्छा इस सेल ने जाके उधर आंखें बनानी है, इन सेल्स ने जाके उधर हड्डियां बनानी है, इन सेल्स ने उधर जाके बाल बाद में बनाने हैं, इन सेल ने जाके नाखून बनाने हैं, इस सेल ने मैदा बनाने हैं, इस सेल ने टांगे बनानी है। ये सारा चीजें जो है ये बाद में हमारे पास क्या होता है, डिटरमाइन होता है। तो ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो ये चीजें करते हैं इस तरह, ये जो जीन के अब सेल हड्डियां बनाने का मतलब क्या है कि वो जो हड्डी फार्मिंग जीन्स हैं वो वाले जीन्स जो कि हड्डियों वाले सेल्स बनाएंगे, वो या हड्डियों वाली जो चीजें बनाएंगे उन सेल्स को, उन जीन्स को एक्टिवेट करना है। तो वो एक्टिवेशन कब और कहाँ होगी, ये सारी चीजें जो है ना इसको स्टडी करने के लिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए, या एक और अगर मैं एक मिसाल दूं कि हम कोई बात, इवन आप तुम वीडियो देख रहे हो, ये लेक्चर सुन रहे हो, तो ये लेक्चर तुम लोग के जहन में बैठ जाते हैं, मेमोरी है जो कि बन जाती है। इसी तरह लोग कहते हैं कि वो तो मेरे जहन से नहीं निकल सकता क्योंकि उसके साथ मेरी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। तो ये जो मेमोरीज वगैरह बनती हैं, ये मेमोरीज की जगह एक मेमोरी बनती है, कुछ अरसे बाद वो मेमोरी डिलीट हो जाती है, उसकी जगह नई मेमोरी आ जाती है। तो ये मेमोरी कैसे बनती है ब्रेन सेल के अंदर, ये सारी चीजें, इसमें भी हमारे पास जो जीन मेमोरी बनती है उसमें बेसिकली जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन भी सारे इन्वॉल्व है। तो एक सीरीज ऑफ चेन ऑफ रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रॉपर एक सीक्वेंस के जरिए वो मेमोरी हमारे जहन में डेवलप होती है, तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है। तो उस इन सारी चीजों को, इस तरह से रिलेटेड चीजों को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए एक हमारे पास फील्ड है बायो के अंदर, जिसको आज हमें थोड़ा सा टच करना है और उसके बाद थोड़ा सा उसके मैकेनिज्म देखना है, ज्यादा उसके डीप में नहीं जाएंगे। और उस स्टडी, उस हम फील्ड को क्या कहेंगे, देखो ये सारी तरमीद मैंने इसीलिए बांधी ताकि तुम लोगों के जहन में बैठ जाए कि ये जो टर्म है, ये जो फील्ड है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उसको कहते हैं, नाम तुम लोगों ने हर जगह सुना होगा, उसी नाम की वजह से आप ये लेक्चर भी देख रहे हो, तो वो नाम है हमारे पास एपिजेनेटिक्स। क्या नाम है? एपिजेनेटिक्स। अब हमारे पास जेनेटिक्स तो सबने सुना होता है, एपिजेनेटिक्स भी सबने सुना होता है, लेकिन बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ये जेनेटिक्स है, लेकिन एपिजेनेटिक्स का मतलब क्या है? एपिजेनेटिक्स, अब एपी का मतलब क्या होगा? एपी का मतलब होता है अबव। क्या होता है? अबव या ओवर या ऑन द टॉप, बहुत सारे इसके मतलब बनते हैं, ठीक है, अबव, ओवर, ऑन द टॉप, इस तरह के बहुत सारे इसके मतलब हैं। तो और जेनेटिक्स मतलब जो जीन से रिलेटेड, सीक्वेंसेस से रिलेटेड स्टडी है। तो एपिजेनेटिक्स क्या होगी? एपिजेनेटिक्स में बेसिकली हमारे पास चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं फंक्शनली, जो है सेल फंक्शन में चेंजेस आते हैं। किस में आते हैं? सेल फंक्शंस में चेंजेस आते हैं, ठीक है, सेल फंक्शन चेंजेस। जो सेल के फंक्शंस है वो डिफरेंट जगहों पे उसके मतलब चेंज होते रहते हैं। बाद सेल्स का एक काम होगा, बाद सेल्स का दूसरा काम होता है, इसलिए एक ही सेल किसी वक्त में एंडोसाइटोसिस कर रहा होता है, किसी वक्त में एक्सोसाइटोसिस कर रहा होता है, एनर्जी भी बना रहा होता है, डिवीजन भी कर रहा होता है। तो उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो उन फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है, उनको बार बार टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। तो उन फंक्शंस को चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? अब किसी से, मतलब ऐसे कोई केमिकल्स होंगे, ऐसे कोई प्रोसेसेस होंगे, ऐसे कोई मैकेनिज्म होंगे जिनके जरिए हम फंक्शन, जो सेल के फंक्शंस है उनको चेंज करते हैं, लेकिन उसका जो डीएनए का सीक्वेंस है उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होती, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं होती। उस फील्ड को बोलते हैं एपिजेनेटिक्स, उस काम को बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। मतलब हम डीएनए की सीक्वेंस को चेंज किए बगैर एक सेल का फंक्शन जो है वो चेंज कर देते हैं। कि मतलब सेल का फंक्शन कब चेंज हो सकता है? जब उसके डीएनए सीक्वेंस वगैरह चेंज हो जाए, तो फिर वो वाली प्रोटीन्स नहीं बनेगी। जब वो प्रोटीन्स नहीं बनती है तो उसके बाद उसका फंक्शन जो है ना वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, जो भी हो जाता है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे एपिजेनेटिक्स में ये हमारे बॉडी के अंदर हो रहा होता है, बेसिकली हमने इसको सिर्फ स्टडी करने का हमारा काम नहीं है। एपिजेनेटिक्स हमारे अंदर होता है, लेकिन उसमें क्या है कि हम डीएनए के सीक्वेंस को चेंज नहीं करते, वो जो जीन का सीक्वेंस है उसको चेंज नहीं करते, लेकिन सेल का फंक्शन जो है उसको चेंज कर देते हैं। हम एक वो जो जीन होता है उसको हमने एक्सप्रेस करवाना है या नहीं करवाना, उसके लिए कुछ चेंजेस होती हैं, उन चेंजेस को स्टडी करना बेसिकली हमारे पास एपिजेनेटिक्स है। क्या है हमारे पास? एपिजेनेटिक्स है, जिसमें हम डीएनए की अल्टरेशंस को, डीएनए के जो सीक्वेंसेस है उनको अल्टर किए बगैर, उनको तब्दील किए बगैर उस सेल के फंक्शंस को चेंज कराते हैं या उसमें चेंजिंग लाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो, नेगेटिव चेंज हो, जो भी हो। जो चेंज लाया जाता है विदाउट द अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, उसको स्टडी करना, उस तरह की जेनेटिक्स को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स, ठीक है। तो एपिजेनेटिक्स क्या होगा? ऑन द टॉप ऑफ जेनेटिक्स, मतलब इसमें जीन को नहीं छेड़ा जाता। किसको नहीं छेड़ा जाता?
जीन को नहीं छेड़ा जाता, उसकी सीक्वेंस को नहीं छेड़ा जाता, लेकिन उसका फंक्शन जो है उसको रोक देता है। फिर हमारे पास ये एक जीन है, मैंने कहा आई कलर का एक जीन है, ठीक है, आई कलर का एक ये जीन है। अब इस जीन ये अगर एक्सप्रेस हो गया तो उसके बाद आई कलर शो होगा, फिनोटिपिकल ट्रेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। ये हमारे पास एक जीन है जिसको जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। इसको डिटेल में समझेंगे हम जेनेटिक्स के चैप्टर में या इनहेरिटेंस के चैप्टर में। लेकिन ये जीनोटाइप एक जीन है, एक सीक्वेंस है, जब वो एक्सप्रेस होगा, वो एक्टिव होगा तो उससे एक फिनोटाइप जन्म लेगी, एक फिनोटाइप बनेगा। बिल्कुल आई कलर है और वो ये जीन जो है वो ब्राउन आइज को करता है। तो अगर ये जीन एक्सप्रेस हो गया तो उसके बाद ब्राउन आइज बनेगी। अगर ये जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ तो आइज जो है वो ब्राउन नहीं होंगी। तो ये तो होगा हमारे पास जेनेटिक्स। अब अगर इस जीन को हम बाहर से कंट्रोल करें, ऑन द टॉप ऑफ जेनेटिक्स कंट्रोल करें, तो इस सीक्वेंस को हम छेड़े ही ना, और बल्कि यहाँ पे जो इस जीन को ट्रांसलेट करने वाले एंजाइम्स हैं उनको यहाँ आने से रोक दें, उसके जीन के पास आने से रोक दें, यहाँ पे कहीं आके उसको रोक दें, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जीन रीड ही नहीं होगा। जब ये जीन रीड नहीं होगा तो इसका फिनोटाइप शो भी नहीं होगा। इस तरह सेल डिफरेंशिएशन में भी हमने कहा कि डिफरेंट सेल जब बनते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स के आगे ये एपिजेनेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, ऐसे मॉलिक्यूलर डिटरमिनेंट्स, ऐसे प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि उन जीन्स को क्या एक्सप्रेस ही नहीं होने देती, उसको सप्रेस कर देती। तो वो जीन हमारे पास सप्रेस रहते हैं, वो एक्टिव नहीं होते, और जो एक्टिव हो जाते हैं वो फिर सेल का फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। जब हमारे मैदे के सेल्स है, हमारा मैदा बनता है, तो उस इनके सेल्स में ये जो मैदे के अंदर सेल्स है इसमें वही वाले जीन हमारे पास एक्सप्रेस होंगे जो कि मैदे से रिलेटेड होंगे, या मैदे के फंक्शन से, स्टमक के फंक्शन से रिलेटेड होंगे, ना कि हड्डियों के फंक्शन से, या ना कि हमारे पास आइज के फंक्शन से, या इस तरह के। तो वो बाकी जो सारे जीन्स है जिनको सप्रेस किया जाता है उसको विद द हेल्प ऑफ एपिजेनेटिक्स सप्रेस किया जाता है। तो होप सो एपिजेनेटिक्स की थोड़ी बहुत पता लगी कि एपिजेनेटिक्स में बेसिकली हमने क्या करना होता है। बाकी एक पूरी फील्ड है जिसको एक लेक्चर में, एक सीरीज ऑफ लेक्चर में हम इसको कवर नहीं कर सकते। अब हमने थोड़ा सा इसको देखना है। एपिजेनेटिक्स के बारे में तो पता चल गया कि हम जीन के जो रेगुलेशन है, जीन की एक्सप्रेशन है, या ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है उसको रेगुलेट करते हैं, उसको इनहांस या स्टॉप करते हैं विदाउट अल्टरेशन ऑफ जीन सीक्वेंसेस। हम जो सीक्वेंसेस हैं, जो डीएनए की सीक्वेंसेस, उनको अल्टर किए बगैर, उनको तब्दील किए बगैर हम क्या करेंगे, उसकी एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो वो हमारे पास एपिजेनेटिक्स है। वो क्या हमारे पास एपिजेनेटिक्स है। अब एपिजेनेटिक्स में हमारे पास बेसिकली बहुत सारे मैकेनिज्म है, लेकिन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो दो तरह के मैकेनिज्म है। कितने तरह के? दो तरह के। एक को हम कहते हैं डीएनए मॉडिफिकेशंस। क्या कहते हैं हम? डीएनए मॉडिफिकेशंस। और एक हमारे पास है हिस्टोन मॉडिफिकेशंस। एक हमारे पास डीएनए मॉडिफिकेशंस है और एक हमारे पास क्या है, हिस्टोन मॉडिफिकेशंस है। अब ये दो ही इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले इस चीज को समझो। हमने इसको समझने के लिए, एपिजेनेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले जो क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, जो क्रोमोसोम है, जिसमें हमारे पास 60% प्रोटीन है, कौन से वाली, हिस्टोन प्रोटीन, और 40% डीएनए है। तो हमने एक जीन को रेगुलेट अगर करना है, उसको स्टॉप करना है या उसको इनहांस करना है, उसके लिए या तो हमें प्रोटीन में थोड़ी बहुत छेड़खानी करनी होती है, या हमें डीएनए में थोड़ी बहुत छेड़खानी करनी होती है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, या तो हम डीएनए को मॉडिफाई करेंगे या हम हिस्टोन प्रोटीन को डिफाइन करेंगे। तो इन दोनों को समझने से पहले हमें न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना होगा।